हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है देश की सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा। लेकिन सोचिए, अगर किसी सिक्योरिटी कैंप के अंदर ही एक जवान अपने कोलीग्स पर फायरिंग कर दे, तो इसे क्या कहा जाएगा? यही हमें आज के एक बेहद गंभीर शब्द तक लेकर जाता है, और वो है फ्रेट्रिसाइड। असम के नगांव डिस्ट्रिक्ट में सीआरपीएफ पर्सनल से जुड़ी एक सस्पेक्टेड फ्रेट्रिसाइड घटना सामने आई। ये केवल क्राइम या फिर डिसिप्लिनरी इशू ही नहीं है। इसके पीछे स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी जैसे कई डायमेंशंस हो सकते हैं। तो आज इसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। क्या हुआ असम में? रिपोर्ट्स के अनुसार असम के नगांव डिस्ट्रिक्ट में सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग की घटना हुई। इस घटना में सीआरपीएफ के पर्सनल की डेथ हुई और अथॉरिटीज ने मामले की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक घटना सामने आई। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, हमें किसी स्पेसिफिक मोटिव को एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं मानना चाहिए। तो यानी एग्जामिनेशन में भी लिखें तो द इंसिडेंट हाईलाइट्स द ब्रोडर चैलेंजेस ऑफ फ्रेट्रिसाइड एंड साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग विद इन सिक्योरिटी फोर्सेस। द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस रिमेन ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सवाल यह है कि यह फ्रेट्रिसाइड आखिर होता क्या है? तो फ्रेट्रिसाइड क्या है कि सामान्य अर्थ में फ्रेट्रिसाइड का मतलब है अपने ही भाई की हत्या करना। लेकिन मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस कंटेक्स्ट में यह शब्द उस स्थिति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें एक सिक्योरिटी पर्सनल अपने ही फोर्स या फिर साथी पर्सनल पर हमला करता है। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन याद रखिए। फ्रेट्रिसाइड और फ्रेंडली फायर हमेशा एक चीज नहीं है। फ्रेंडली फायर आमतौर पर एक्सीडेंटल होता है, जैसे कॉम्बैट ऑपरेशन में कंफ्यूजन या फिर मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन के कारण अपने ही पर्सनल पर गोली चल जाए या उसको नुकसान पहुंच जाए। जबकि इंटेंशनल अटैक बाय अ पर्सनल अगेंस्ट कलीग्स को सामान्य डिस्कशन में फ्रेट्रिसाइडल इंसिडेंट कहा जाता है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए यह कंसेप्चुअल डिफरेंस महत्वपूर्ण हो सकता है। सो ऐसी घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। तो एक ट्रेन्ड और डिसिप्लिन्ड सिक्योरिटी पर्सनल ऐसी एक्सट्रीम स्थिति तक कैसे पहुंच सकता है? इसका कोई एक यूनिवर्सल कारण नहीं होता। पहला फैक्टर हो सकता है कि क्रोनिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हो। सिक्योरिटी पर्सनल को कई बार डिफिकल्ट टेरेन, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट और लंबे डिप्लॉयमेंट पीरियड्स में काम करना पड़ता है। और दूसरा है स्लीप डेप्रिवेशन और फटीग। लगातार इनएडिक्वेट स्लीप से अटेंशन, इमोशनल रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा डायमेंशन है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। यूनिट के अंदर डिसएग्रीमेंट, परसीव्ड ह्यूमिलेशन, कम्युनिकेशन गैप या फिर अनरिजॉल्व्ड ग्रीवियंस तनाव को बढ़ा सकते हैं। और चौथा है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। लेकिन यहां बहुत सावधानी जरूरी है। हर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वायलेंस का कारण नहीं बनती, और वायलेंस को ऑटोमेटिकली मेंटल इलनेस से जोड़ना भी साइंटिफिकली गलत होगा। इसके अलावा फैमिली सेपरेशन, लीव रिलेटेड डिफिकल्टीज, वर्कलोड और ऑक्यूपेशनल प्रेशर भी ब्रोडर स्ट्रेस एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस के मामले में एक एडिशनल फैक्टर है एक्सेस टू फायर आर्म्स। इसलिए प्रिवेंशन केवल डिसिप्लिनरी एक्शन से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी जुड़ा है। यूपीएससी में इसका इंटरनल सिक्योरिटी एंगल क्या हो सकता है? सो यहां पे सबसे बड़ा जो मतलब इसको हम जोड़ सकते हैं जीएस पेपर 3 से। यानी जैसे कि सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भारत के प्रमुख सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में से एक है। और इंटरनल सिक्योरिटी केवल टेररिज्म, इंसर्जेंसी या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म तक ही सीमित नहीं है। एक इफेक्टिव सिक्योरिटी फोर्स के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। उसमें से ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और ह्यूमन रेजिलियंस। अगर पर्सनल लगातार सिवियर स्ट्रेस में है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए पर्सनल वेलफेयर को केवल वेलफेयर इशू ही नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस के कंपोनेंट के रूप में भी देखा जा सकता है। और एक अच्छी मेंस में याद रखने वाली लाइन जो है, द साइकोलॉजिकल रेजिलियंस ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे यहाँ हेल्पफुल हो सकती है उस पर भी बात कर लें। तो पहला है वेरिएबल टेक्नोलॉजी। स्मार्ट वॉचेस और स्पेशलाइज्ड वेरिएबल सेंसर से हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, स्लीप पैटर्न और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस इंडिकेटर्स जो है वो मॉनिटर किए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक वेरिएबल ये नहीं बता सकता कि कोई व्यक्ति वायलेंट होने वाला है या नहीं। यह केवल पॉसिबल स्ट्रेस इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, और वो भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरा है एआई असिस्टेड स्क्रीनिंग। एआई लार्ज स्केल वेलनेस डेटा में अनयूजुअल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है, ताकि ट्रेन प्रोफेशनल्स टाइम रहते इंटरवेंशन कर सकें।
लेकिन यहाँ बड़ा एथिकल क्वेश्चन है, प्राइवेसी। क्या जवान का बायोमेट्रिक और साइकोलॉजिकल डेटा कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाना चाहिए? तो डेटा किसके पास रहेगा? क्या इसका मिसयूज प्रमोशन या फिर पोस्टिंग डिसीजंस में हो सकता है? इसलिए एआई का यूज जो है वो ह्यूमन ओवरसाइट, इन्फॉर्म्ड सेफगार्ड्स और डेटा प्रोटेक्शन के साथ होना चाहिए। और तीसरा है टेली काउंसलिंग एंड डिजिटल मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स। सो रिमोट डिप्लॉयमेंट में पर्सनल साइकोलॉजिस्ट तक फिजिकली नहीं पहुंच पाते। सिक्योर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स इस गैप को कम कर सकते हैं। और चौथा है वर्चुअल रियलिटी बेस्ड स्ट्रेस ट्रेनिंग। बीआर सिमुलेशंस पर्सनल को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हाई प्रेशर सिचुएशंस के लिए ट्रेन करने में हेल्प कर सकती है। और पांचवा है स्मार्ट आर्मरी मैनेजमेंट। डिजिटल वेपन इशुएंस रिकॉर्ड्स, फिर एक्सेस कंट्रोल्स और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स फायर आर्म मैनेजमेंट को अधिक जो है वो सिस्टमेटिक बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, लेकिन टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट द सोल्यूशन। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इज ऑल्सो नीडेड। सो वे फॉरवर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को रिड्यूस किया जा सके? सो सबसे पहले है रेगुलर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, लेकिन इसे पनिशमेंट की तरह नहीं बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरह देखा जाना चाहिए। दूसरा है कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग। अगर पर्सनल को लगे कि काउंसलिंग लेने से करियर जो है वो प्रभावित होगा तो वह हेल्प लेने से बच सकता है। तीसरा है पीयर सपोर्ट सिस्टम। कई बार कॉलीग सबसे पहले बिहेवियरल चेंज नोटिस करता है। चौथा है इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। छोटी ग्रीवियंसेस अगर लंबे टाइम तक अनरिजॉल्व रहे तो वे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस बढ़ा सकती हैं। और पांचवा, जहां ऑपरेशनली पॉसिबल हो वहां एडिक्वेट रेस्ट, लीव और डिप्लॉयमेंट रोटेशन होनी चाहिए। छठा, कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए लीडरशिप और साइकोलॉजिकल सेंसिटाइजिंग ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी हमें केवल जबान के ऊपर ही जो है वो फिजिकल फिटनेस नहीं बल्कि उसकी साइकोलॉजिकल फिटनेस और सोशल वेलबींग पर भी ध्यान देना होगा। सो यूपीएससी एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है ये? तो प्रीलिम्स में अगर कहें तो सीआरपीएफ किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और मेंस में क्वेश्चन हो सकता है फ्रेट्रिसाइडल इंसिडेंट्स अमंग सिक्योरिटी पर्सनल हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेज, डिस्कस इट इन डिटेल। तो इसके आंसर में 4 डायमेंशन हमें याद रखने हैं: कॉजेज, इंटरनल सिक्योरिटी इंपैक्ट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं अ रेजिलिएंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिक्वायर्स नॉट ओनली मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी बट आल्सो साइकोलॉजिकली रेजिलिएंट एंड इंस्टीट्यूशनली सपोर्टेड पर्सनल आर आल्सो रिक्वायर्ड देयर। तो असम की ये घटना हमें एक ब्रॉडर लेसन देती है। देश की सिक्योरिटी केवल बॉर्डर, वेपन्स और सर्विलियंस सिस्टम से ही नहीं बनती। द ह्यूमन बीइंग बिहाइंड द यूनिफॉर्म इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब हम अपने सिक्योरिटी पर्सनल की फिजिकल सेफ्टी के साथ मेंटल वेलबींग, एडिक्वेट रेस्ट, ग्रीवियंस रिड्रेसल और प्रोफेशनल सपोर्ट सुनिश्चित करेंगे, तभी फोर्स रियलिटी में अधिक रेजिलिएंट बनती है। अगर आपको ऐसे करंट अफेयर्स टॉपिक जो है वो फ्री इन्फोग्राफिक्स और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल काशिव एजुकेशन को ज्वाइन करें। और वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।